बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों यानी इन टोटल 13 हलकों में बाई इलेक्शंस का इनेकाद किया गया, जो कि पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, 5 बजे तक जारी रही। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिले। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला मुरतब होने का सिलसिला जारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का सिलसिला जारी है, लेकिन चूँकि हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ही इसका फैसला करना है। लेकिन जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, जो सारा सिनेरियो हमें समझ में आ रहा है, उसमें वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि हुक्मरान जमात हमें लीड करती हुई नज़र आ रही है। आवाम अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर रही है। इसी दौरान अगर हम बात करें तो PTI ने अक्सरियती हलकों का बाइकआउट किया है। जमहूरी अमल का जो हिस्सा है उन्होंने बनना पसंद नहीं किया है। बाबर नवाज हरीपुर से जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। अपने इंट्रो को मैं शॉर्ट करती हूँ, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े अहम हलके में सर इस वक्त आप इलेक्शन आपने लड़ा है, क्या उम्मीदें हैं, कैसे देख रहे हैं आप नताइज को? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक हम आगे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जो है वो विन कर जाएंगे। अच्छा बाबर साहब, ज़रा ये बताइएगा, आज का जो प्रोसेस रहा आपके हलके में स्पेशली, यकीनी तौर पे हुकूमत वक्त इस बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा सराहे जाने के काबिल है कि बैक वक्त 13 हलकों में इंतखाबात को मुनक्किद करवाना और इतने पुरअमन तरीके से। सारी सूरत हाल आपके हलके में कैसी रही है? अब पुरअमन रहा है, कोई ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं हुए, ऐसा इश्यूज नहीं आए। छोटे मोटे तो वो इलेक्शन डे पे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली सारा कुछ हुआ है। अच्छा बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि आप एज अ कंटेस्टेंट आप अपने जो वोटर्स हैं उनको घरों से निकालने में कामयाब रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मेरे साथ यूथ है हरीपुर के, स्पेशली उन्होंने बड़ी वर्किंग की है। हमारे नौजवानों ने बहुत से लोग बाहर निकाले। इसमें KPK में चूंकि गवर्नमेंट भी PTI की है, तो उसके दौरान ये जो हमारा CM का जहाँ पे जलसा हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें टोटल जो है तो 750 के करीब कुर्सियां थी उनकी। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जो स्पेशल ब्रांच की कि 2200-2000 आदमी था, जबकि हमने 4000 कुर्सी लगाई और कुर्सियों से बढ़ के लोग 8-10 हजार को क्रॉस कर गए थे, जो सरकारी आदाद शुमार है। तो फैसला तो 21 तारीख की शाम को ही अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो बाबर साहब, थोड़ा सा इस पे भी आ जाते हैं कि आप वोटर्स को निकालने में कैसे कामयाब रहे हैं? जाहिर बात है, 13 साल से इनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे और इन्होंने तबाही मचाई हुई है। मेरे हरीपुर में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसके लिए इलाज का कोई सहूलत नहीं है। हतार इंडस्ट्री स्टेट हमारी पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्टेट है, और उसके लिए कोई बर्न यूनिट हमारे पूरे KPK में नहीं है। अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको या वाह फैक्ट्री भेजा जाता है या पिम्स को भेजा जाता है। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं यहाँ पे। करप्शन बेहिसाब हो गई है, बिलियन ऑफ रुपीस की करप्शन हो रही है। वो जो इनका बयानिया था, जिस बयानिए पे ये लोग आए थे इक़्तिदार में, वो बयानिया इनका बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अच्छा बाबर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि PTI जो दावे करती रही है कि अवाम उनके साथ है और जो मौजूदा हुकूमत है उसको अवामी हिमायत हासिल नहीं है, वो तो सारे उस गुब्बारे में से हवा निकल गई। क्योंकि जो अवाम का जो आज हमें जमे गफीर नजर आया है, जिस तरह से अवाम एतमाद कर रही है मौजूदा हुक्मरान जमात पर, उससे तो उनकी कलई खुल गई है और वो खुद भी उन्होंने बाइकआउट किया अक्सर हलकों का। आप खुद देख लें कि जिस वक्त ट्रम्प जैसा शख्स जो है तो 42 बार आपके मुल्क का नाम ले चुका हो, जो आपके फील्ड मार्शल के और आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहा हो, जी। आपके पड़ोसी ममालिक जो आपसे जंग करने पे तुले हुए थे आज आपकी मिन्नतें कर रहे हो, मुल्क जो वेंटिलेटर से हट गया हो, तो ऐसी बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को और उनको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि हम तो गलत ट्रैक पे थे, ये तो सारा काम गलत था। अब ठीक हाथों में पाकिस्तान आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आगे भी मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा बाबर साहब, ओवरऑल अगर हम तर्ज अमल देखें PTI का, तो अक्सरियती हलकों में उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन हरीपुर हो गया, लाहौर का हलका हो गया 129, उन पर उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। तो इसकी क्या वजूहात आप देख रहे हैं? क्या उनको कोई सूबाई हुकूमत से कोई उम्मीद थी? जाहिर बात है, KPK में ये एक ही हलका है जिस पे इलेक्शन हो रहा था और यहाँ पे CM से लेके एक आम क्लास 4 तक हर बंदा जो है तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था। यहाँ पे बेतहाशा फंड्स बांटे जा रहे थे, तबादले किए गए, क्या कुछ नहीं किया गया यहाँ पे। तो ये बहुत श्योर थे कि हम जो है तो
सीटें भी निकाल लेंगे और इजीली हम जो है तो अपने एक वो बयानिया क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, स्पेशली यूथ ने, इनके बयानिए को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा बाबर साहब, यकीनी तौर पे आप एज उम्मीदवार लोगों के दरमियान गए होंगे, वोटर से आपने बात की होगी, उनको सुना होगा, उनके मसाइल जाने होंगे। बेसिकली वोटर पीटीआई से आपको खफा नजर आया है, नाराज नजर आया है, नाला नजर आया है? और अगर वो नजर आया है तो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपको लगता है कि वोटर ने जो है वो उनका साथ न देने का फैसला किया है? दरअसल इनके आपस के झगड़े इतने ज्यादा हैं कि एक खींचातानी शुरू हुई है। इनको तो जो वो इमरान खान के नाम पे वोट भी लेते रहे, वो भी अब जो है तो नहीं जस्टिफाई कर सकते अपनी पोजीशन को। ये लोग बस हर एक जो है वो मिनिस्ट्री के चक्करों में है, अपने इक़्तिदार के चक्करों में है, पैसे कमाने के चक्करों में है। तो जो पीटीआई का वर्कर है वो भी इससे नाला हो गया कि जब भी एहतजाज होता है, आज तक कोई ना किसी एमपीए को कोई जख्मी हुआ, ना कोई एमएनए जख्मी हुआ, ना कोई सेनेटर, ना वो अंदर गए। और जो लोग यहाँ पे अरेस्ट भी हुए, हरीपुर से मैं अगर बात करूं, तो वो 4-4 महीने बेचारे जेलों में सड़ते रहे, कोई उनको पूछने तक नहीं गया। तो इस बेस के ऊपर काफी लोग जो है तो उससे नाला हो गए। और हमारे साथ बहुत से लोगों ने शमूलियत की, हमारे ग्रुप में आए, नून लीग ज्वाइन की। कुछ ऐसे भी थे जो नजरियाती तौर पर अभी भी पीटीआई के थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम फिर भी आपके साथ चलेंगे, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, एक खास तौर पे इस बात को जरा आप एलेबरेट कीजिएगा कि जो एक एहतजाज की सियासत है, बराफरत की सियासत है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीटीआई ने उसको काफ़ी फ़रोग़ दिया। क्या आपको लगता है कि अवाम बस अब इससे दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं? वो ये समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है उसके हाथ मजबूत करने चाहिए, ना कि हर कुछ अरसे के बाद सड़कों पर आया जाए? क्योंकि अभी पीटीआई फिर नवंबर में जो है वो सड़कों पर आने की बात करती है, तो सड़कों की सियासत से तो कभी तारीख में हमने मसले हल होते नहीं देखा। बस ये उनका वो यही सोच है जिसकी वजह से ये तनाजुली का शिकार हुए। जैसे अरूज इनको मिल गया था, ये उसमें थोड़ा सा भी डिलीवर कर पाते तो इनके लिए बहुत कुछ होता। अनफॉर्चुनेटली जब भी मुश्किल वक्त आया तो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, इन लोगों ने डिलीवर किया, इस मुल्क को बचाने में किरदार अदा किया। अच्छा। इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। इनकी अगर जायदादें देखें तो मैं अपने ओपोनेंट की बात करूं, उमर अयूब की, तो उसकी जायदाद में 210% का इजाफा हुआ है, जो सरकारी अदाद व शुमार है। इस तरीके से हर बंदे ने करप्शन की है, हर बंदे ने अपना एक दुकान खोली हुई थी भी और है भी। ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे हो रहे हैं, चाय की प्याली पे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो मतलब इससे ज्यादा और मैं आपको क्या कहूँ। तो बाबर साहब, ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है जिस पे उनके रहनुमा अक्सर बात भी करते हैं कि अवाम जो है वो उनके साथ हैं, वोटर उनका है, तो आपको लगता है कि ये सब जो है वो सिर्फ महज बातें ही हैं, हकीकत कुछ और है, जो कि अभी हम ज़िमनी इलेक्शन में देख भी रहे हैं? उसका मैं अगर शॉर्टली अगर जवाब दूं तो आप 2 पिक्चर्स अपलोड करके अगर वो दिखा सकें अपने नाजरीन को। एक जो सीएम केपीके ने जलसा किया और एक मैंने किया, मेरा ख्याल है वो 20 को आए थे और मैंने 21 को किया था। तो वो दोनों जलसों को दिखा दें। वो लोग, उनकी 730 चेयर्स थी और 2200 का फिगर था। मेरा 10,000 प्लस लोग आए। तो वजह यही है कि वो केपीके में होते हुए लोग उनको नहीं मान रहे, वो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नून लीग में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर नवाज साहब, बेस्ट ऑफ लक। अभी हतमी नताइज आने बाकी हैं यकीनी तौर पे, लेकिन जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है उसी के पेश नज़र हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं। तमीन वाल हमें ज्वाइन किया हमाद हसन साहब ने, आप सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमाद साहब, आपका इस पर तज्जिया चाहूंगी, ओवरऑल जो आज दिन भर प्रोसेस रहा, 13 हल्कों में बैक वक्त इलेक्शन का इनेकाद होना, पुरअमन तरीके से होना, जबकि हम जानते हैं कि दहशत गर्दी की भी एक इफरीत जो है वो हमारे साथ लिपटी हुई है। हुकूमत की कितनी बड़ी कामयाबी है सर? और फिर अवाम ने जिस अंदाज में एतमाद का मुजाहरा किया है, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई का लीडर कौन है। इमरान खान बाइकाट करता है, उमर अयूब की अहलिया लड़ती है। इमरान खान बाइकाट करता है, हमाद अजहर के हल्के में पीटीआई इलेक्शन लड़ता है। तो अगर बाइकाट करना था तो फिर तमाम हल्कों का करते, लेकिन जो पीटीआई के अंदर मौजूद एलीट क्लास है उन्होंने इमरान खान की बात नहीं मानी, या इमरान खान उनके सामने झुक गए। वरना बाइकाट करना था तो फिर तमाम हल्कों का करते, फिर इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी। ये कैसा बाइकाट है कि कुछ हल्कों में जहां पर आपके एलीट क्लास के लोग हैं वो अपनी सीटें नहीं छोड़ते, वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जहां पर आपके एलीट वाले नहीं है वहां पर आप बाइकाट करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी तक के जो मौसूल नताइज हैं,
112 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हरिपुर पर आ चुका है ठीक है। और वहां पर नेक टू नेक मुकाबला है। और बाबर नवाज जो नौजवान रहनुमाए अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ थे, जी जी। तो उन्होंने 37,000 वोट लिया है और इतना ही वोट शहनाज उमर अयूब ने भी लिया है। तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ है, फिर बाबर नवाज का इतना ज्यादा वोट कहाँ से आया? तो मतलब है पॉपुलैरिटी गिर चुकी है, मकबूलियत बाकी नहीं रही। हालांकि यहाँ पर पॉपुलैरिटी के अलावा कुछ और चीजें, शहनाज उमर अयूब को एक ये एडवांटेज हासिल है कि ये सीट उनके शोहर की ही खाली करदा सीट है। जी जी। दूसरे उनके दो देवर अरशद अयूब और अकबर अयूब इस वक्त सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। तीसरा मेंबर जो है अदील इकबाल, वो भी यहाँ से पीटीआई के एमपी है, यानी तीनों एमपीएस भी पीटीआई के हैं। सीट भी उनके घर की थी, सूबाई हुकूमत भी उनकी ही है, वजीर आला भी आकर उनके लिए जलसा कर चुके हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी हुकूमत पीटीआई की लगाई हुई है। तो इसके बावजूद भी अगर बाबर नवाज उनके साथ नेक टू नेक जा रहे हैं, तो वो तो अकेले थे। ये तो कहते हैं मुस्लिम लीग की मकबूलियत नहीं है, चलो हम मान लेते हैं उनकी मकबूलियत, तो फिर ये वोट कहां से आया? ये वोट उस रिएक्शन का वोट है जो पीटीआई ने गुज़श्ता 12-13 साल में बदतरीन करप्शन की, बदतरीन गवर्नेंस सामने आई, सूबे की बदतरीन अमन अमान की सूरत हाल रही, सूबा माली तौर पर दिवालिया हो चुका, सिर्फ जज्बाती नारे, एहतजाज, हुल्लड़बाजियां, दंगे, फसाद है। और इससे यही निकल रहा है कि वोटर का मूड जो है वो तेजी के साथ चेंज होता दिखाई दे रहा है। चले हम सिर्फ हरिपुर तक महदूद हो जाए, तो यहाँ पे हम अगर कहें कि बाबर नवाज अकेले थे, उनके पास न सूबाई हुकूमत है, न उनका कोई एमपीए एमएनए इस वक्त मौजूद है, तो वो तो अकेले लड़ रहे थे। लेकिन आप देखें जितना वोट अभी तक, यानी अभी तक ये सिर्फ 112 पोलिंग स्टेशन के नतीजे है, अभी तक बाबर नवाज उतना ही वोट ले चुके हैं जितना वो और शहनाज उमर अयूब ले चुकी है, जिनके इर्द गिर्द सूबाई हुकूमत भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, घर के अंदर एमपीएस भी है, खाली करदा अपनी जाती नशीब भी है। इसी सारी पैराई में मैं ये सवाल आपसे रखना चाहूंगी कि हरिपुर में खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, अगर वो नहीं जीत पाते हैं अभी, क्योंकि हतमी तौर पे तो कोई नतीजा सामने नहीं आया है, तो सियासी तौर पे ये कितना बड़ा लॉस है उनके लिए, जबकि तमाम मशीनरी उनके हक में वहां पर काम कर रही है। दूसरा, ओवरऑल जिन्होंने बाकी हलकों में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनकी सियासत पे कैसा आप असर पड़ता देख रहे हैं? सॉरी, ये सवाल थोड़ा रिपीट करें, सही तरह से सुन नहीं पाया। हरिपुर में जो सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है, क्योंकि अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताज सामने आ रहे हैं, अगर हरिपुर में पीटीआई सीट नहीं जीत पाती है तो ये कितना बड़ा सियासी तौर पे उनको लॉस है, और ओवरऑल जिन हलकों में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये कितना बड़ा नुकसान है उनको सियासी तौर पे? देखिए, पार्टिसिपेट तो मैंने तो पहले भी आपको बता दिया कि जो एलिट क्लास वाले थे उन्होंने इमरान खान के हुक्म को जूते की नोक पर रखा। उमर अयूब ने कहा मैं तो अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा, अपनी बीवी को मैदान में उतार दिया। हम्माद अजहर ने कहा मैं तो वालिद की सीट नहीं छोड़ूंगा, अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। ये वो तो खत्म हो चुका है, उसमें तो कोई जान ही नहीं रही बाईकाट में, क्योंकि बाईकाट तो 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हो रहा था, मोहम्मद खान जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो जब वो इलेक्शन हो रहा था तो तमाम सियासी जमातों ने जो उस वक्त एमआरडी में थी, बमा पीपल्स पार्टी, बमा एएनपी, बमा तमाम जमातों के उसका बाइकाट किया और बाइकाट हो भी गया। ये कैसा बाइकाट है? क्या फिर ये बात जो हम बार बार भी करते रहे हैं, गो के हमारे पीटीआई के जो लोग हैं वो इसको कहते रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो रिफ्ट है जिसकी हम हमेशा से बात करते रहे हैं, ये आपको लगता है कि इस वक्त उरूज पर है? आधे लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं, आधे नहीं करना चाहते हैं, आधे मुज़ाकरात की बात करते हैं। और ये बात भी हुई जब इलेक्शन का ये बाइकआउट कर रहे थे इस बाई इलेक्शन का, तो उनकी अपनी जमात में भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें इस तरह से जमहूरी अमल को बिल्कुल साइडलाइन नहीं करना चाहिए, हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, हमें हुकूमत में रहकर अपनी बात को मनवाना चाहिए। तो इख्तलाफात तो जो है वो बहुत ज्यादा हैं इनमें। फिर देखिए, इख्तलाफात तो इस पार्टी का कोई बयानिया ही नहीं है। एक बयानिया ये है कि हम एहतजाज करेंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे, हम फला जगह आएंगे, हम, और दूसरे कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
یعنی یہ پارٹی کے یہ لوگ ابھی جو عمران اسماعیل، فواد چودھری، محمود مولوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں سے. دوسرے کہتے ہیں، سہیل افریدی کہتا ہے کہ ہم تو احتجاج کریں گے. بیرسٹر گوہر کچھ اور کہتے ہیں، اسد کیسر کچھ اور کہتے ہیں. اب الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، کچھ باقاعدہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ایک تو اس پارٹی کی سینٹرلائزیشن ٹوٹ چکی ہے. دوسری بات بہت اہم ہے، ہری پور کا نتیجہ آئے گا اور فرض کرے بابر نواز خان جیت گئے یہ سیٹ، تو اس سے مقبولیت کا جو تاثر، جو پرسپشن بلڈ کیا گیا تھا، وہ جھوٹا نکلے گا. کیونکہ بابر نواز اگر یہ کہتے ہیں کہ مقبولیت صرف اور صرف پی ٹی آئی کھمبوں کو بھی لوگ ووٹ دیں گے، تو وہ تو کھمبا نہیں ہے، یہ تو ایوب فیملی میدان میں موجود ہے جو 1960 سے سیاست میں ہیں، جن کے گھر قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی آئی، جن کے گھر کئی مرتبہ اہم ترین وزارتیں بھی آئی، جو اس وقت بھی صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، جو پچھلی قومی اسمبلی میں اسی قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اگر اتنے تگڑے امیدوار بھی ہار جاتے ہیں، ہارنا تو دور کی بات، جتنا ووٹ ابھی تک بابر نواز لے چکا ہے اس نے تو غبارے سے ہوا نکال دی. بالکل. حماد صاحب، میں واپس آتی ہوں اس پوائنٹ کی طرف. ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر، یہ لوگ تو کہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، عوامی تائید حاصل نہیں ہے موجودہ سیٹ اپ کو، لیکن آج تو عوام باہر بھی نکلے، بلکہ پی ٹی آئی والے خود بھاگ گئے. عوام تو اس پروسیس کا حصہ بنے، 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، جو شور و غوغا پی ٹی آئی نے مچایا، اس کے بعد عوام کا یہ مینڈیٹ حکومت کو دینا، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ جو پروسیس چل رہا ہے سمودلی وہی چلے، اور انتشار کی سیاست سے خود کو ڈیٹیچ کر رہی ہے عوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 1-1.5 سال سے پاکستان کے اندر جو کافی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہیں، چاہے اس کے اندر پاکستان کا اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آئے یا اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو نظر آئے، یا پاکستان کے اندر جو ہے آپ کو جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز نظر آئیں کہ جس کے اندر اب ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلے گئے ہیں، یا پاکستان کا جو ہے انٹرنیشنل پروفائل جو ہے وہ نظر آئے، یا پاکستان کا جو مارکہ حق کے ساتھ جو ہے پاکستان نے ایک آؤٹ سٹینڈنگ انڈیا کو کیا ہے اور ایک زبردست جو ہے وہ فتح لی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا مورال جو ہے یا گورنمنٹ کی عام آدمی کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی آئی ہے، اور وہ ایکسیپٹیبلٹی آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے یا آپ کو ووٹس کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو جلسوں کی صورت کے اندر نظر آتی ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ کس طرح ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جہاں پہ گورنمنٹ ہے، اسپیشلی کے پی کے اندر، وہاں پہ ایک گورننس کا بھی ایشو ہے، پرفارمنس کا بھی ایشو ہے. پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ویک پولیٹیکل سٹرکچر ہے. ابھی تک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکگنائز نہیں کروایا اور نہ ہی الیکشن سمبل ملا ہے. تو سارے فیکٹرز اگر ملائیں گے تو پھر آپ کو ریزلٹس یہی آئے گا جو آج آپ کو پاکستان کے مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر نظر آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی یہ دیکھا جائے کہ جو ایک متھ بنی ہوئی تھی پولیٹیکلی کہ جی صرف ایک ہی پارٹی پاکستان کے اندر اس وقت اس کی پینیٹریشن ہے، یا پاکستان کا جو ایک میجورٹی ہے وہ اسی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو وہ چیزیں فیز آؤٹ ہو رہی ہیں. اور ان فیز آؤٹ کے اندر جو ہے کبھی آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے پاکستان کا اکنامک فرنٹ پہ آگے آنا، کبھی آپ کا جو ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ فرنٹ پہ آپ کو نظر آنا، یا کچھ جو پاکستان کے اندر گورننس کے اندر جو ہے یا گورنمنٹ نے جو ہے اپنی ایک اسٹیبلٹی بنائی ہے کہ جس کے اندر کولیشنز کے ساتھ لے کے چلنا. پنجاب کے چیف منسٹر جو ہے اس کی پرفارمنس بھی جو ہے یا اس کے انیشیٹوز بھی ہیں، انہوں نے بھی ان ساری چیزوں کے اندر سپلیمنٹ کیا ہے. تو پولیٹیکل جب آپ کوئی بھی چیز بات کرتے ہیں تو کوئی ایک فیکٹر نہ کسی کی شکست کا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک فیکٹر جو ہے کسی کی جیت کا آتا ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو پچھلے 8-9 ماہ سے پاکستان کے اندر آئے ہیں
اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اکنامک سٹیبلٹی جو پاکستان کے اندر آئی ہے، یا پاکستان کا جو مارکہ حق یا بنیان مرصوص کے اندر انڈیا کو جس طرح ہماری حکومت نے فوج کے ساتھ اور فوج نے جو ہے عوام کے ساتھ مل کے انڈیا کو بری طرح جو شکست دی ہے، اس کو پاکستان کے لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے. تو وہ سچویشن جو آپ کو 8 فروری میں تھی یا اس کے بعد اور اس پیریڈ میں نظر آتی تھی، وہ نظر نہیں آئے گی. اسی لیے یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مین سٹریم میں رہنے کے لیے وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر آئے. اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی بھی یہ سیٹس آئی ہیں، یہ سیٹس جو ہیں اگر اس لیگل پروسیس کو جو تھا وہ جوائن کیا جاتا تو شاید اس طرح کی کنوکشنز بھی نہیں آنی تھی. شاید اگر اپیل کے اندر چلے جاتے تو ریلیف مل جانا تھا. تو ہر جگہ جو ڈیفائنس ہے، یہ ڈیفائی ہے یا ایک نیریٹو بنانا پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے، میرا خیال ہے کہ اب اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. اور اسی چیز کو جو ہے آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسرے ایریاز کے اندر بھی دیکھیں گے کہ جب بھی الیکشن آئے گا. اور ڈیفینیٹلی ایک ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی آتا ہے. بٹ اسپیشلی اگر کے پی کے اندر اس طرح کے ریزلٹس آئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اٹس اے بگ کوشچن مارک آن دی ورکنگ آف دی پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ کیوں عوام جو ہیں کہ اتنی بڑی کانسٹیچوئنسیز کے اندر اگر اس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو انہیں آئی تھنک دے تھنک اوور اٹ. اچھا حافظ احسان صاحب، آن دا ادر ہینڈ عوامی تائید جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، وہ ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکمران پارٹی کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے موجودہ جو حکومت ہے اس کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہوا ہے، مورال کتنا بلند ہوا ہے؟ پھر دوسرا کہ کوئی قانون سازی حکومت کرنا چاہتی ہے تو اس کی فردر کتنی راہ ہموار ہوئی ہے؟ کیونکہ عوام اپنے مینڈیٹ کے ذریعے اپنے ہونے کا، اپنے تعاون کا احساس بھی دلا رہی ہے اور موجود بھی ہے. دیکھیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ایک ہو یا دو ہو، تو اس دفعہ تو تقریباً 13 کے قریب کانسٹیچوئنسیز کے اندر آئے ہیں. تو اگر کوئی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن ہار جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پولیٹیکل مورال جو ہے وہ بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی دور کے اندر پنجاب کے اندر کچھ کانسٹیچوئنسیز کے اندر الیکشنز آئے تھے اور وہ پی ٹی آئی نے جیتے تھے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا سیٹ بیک جو تھا وہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ الائڈ پارٹیز کو آیا تھا. اب یہ ہے کہ اگر الیکشن جیتا گیا تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کانفیڈنس بھی آیا ہے، اسے بوسٹ بھی ملا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے چیزیں جو ہے انہیں تھنک کرنے کا یا دیکھنے کا یا ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امپروومنٹ آئے گی. تو ایک الیکٹرل پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے متعلق لوگ ڈبل پریزمپشنز کرتے ہیں. اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ کی ہار کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی ڈیفینیٹلی جو ہے جو آپ کے الائڈ ہیں یا اس کے بعد آپ کے جو لوگ ہیں یا ورکرز ہیں ان کے اندر پولیٹیکل جو بوسٹ ہے وہ آتا ہے. باقی جو چیز یہ ہے کہ ہماری انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہم یا ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کے اندر ہماری پولیٹیکل پارٹیز دور ہیں اور جو چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ایک سوشل میڈیا کے اندر ایک بریگیڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے اور ہر دن جو ہے وہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے متعلق یا پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے متعلق یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق ایک ایسا نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے جس سے وہ پرزیوم یہ کروایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہی ایک میجورٹی کے اندر ہے اور پاکستان کے اندر اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اسے یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر بھی اپنی پریزنس یا اس کو انکم کرنا یا اس کے بعد جو اپنی چیزیں ان کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا، اپنے اسپوکس پرسن جو ہے انہیں اچھے طریقے سے سامنے لے کے اپنی جو ورکنگ یا پروگرس کی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا، یہ گورنمنٹ کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ اس معاملے کے اندر کافی حد تک پیچھے ہے کہ بجائے بہت ساری اچھی چیزیں کرنے کے باوجود جس کی جو ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ریکگنائز کرتے ہیں یا بڑے بڑے آپ کے ممالک ریکگنائز کرتے ہیں یا ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ ریکگنائز کرتا ہے، اس کو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پنجاب کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کر کے اس نیریٹو کو آگے لے کے نہیں جا رہی جس سے وہ سپیس بنتی اور اس سپیس کو پھر اسی طرح پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کے جو ہے ذہن سازی کے اندر جو ہے
एक नेगेटिविटी को लाया जाता है। अच्छा हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमाद हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब, एक दफ़ा फिर मैं इस पे बात करना चाहूँगी। पीटीआई को एक भरपूर मौका मिला पॉलिटिकल एक्टिविटी का, अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट होने का। ये बड़े अहम चीज़ें थी जिसको उन्होंने कंसिडर करना था, लेकिन ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने गंवा दी, इसको अहमियत ही नहीं दी। ये मशवरा कि इनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, आपको लगता है कि किसी सेंसिबल नहीं दिया होगा और इस पर इस तरह से अमल दरामद किया जाना, इसको कोई अपना पॉलिटिकल उनको बेनिफिट नजर आ रहा है सारे मामले में? देखिए, इमरान खान का तो यही मिजाज है, वो तो हमेशा यही करते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर इक़्तिदार मेरे पाँव के नीचे हो तो सब कुछ ठीक है, फिर तो उस्मान बुज़दार जैसे को वज़ीर आला भी बना देते हैं पंजाब जैसे हम सूबे का। फिर उनके लिए मालूम जब आप सुनामी, बिली एंट्री, ये तमाम बीआरटी और ये तमाम करप्शन है, मेडिसिन स्कैंडल, क्या क्या, वो भी जायज़ होते हैं। जब उनको जरूरत होती है तो फिर वो परवेज इलाही को साथ लेकर, पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते हैं और फिर साथ भी मिला लेते हैं जब जरूरत होती है। तो जब जरूरत होती है तो उस वक्त तो अगर कोई किसी इदारे के खिलाफ बात करे तो उसे गद्दार डिक्लेयर करते हैं, और फिर जब वक्त आता है तो फिर उस इदारे के खिलाफ जो कुछ करता है, नौमई हमारे सामने है, उनके ट्वीट्स हमारे सामने। तो ये तो उनका मिजाज है। अब फैसलों का फुकदान तो पीटीआई के अंदर जाहिर है, जब ये मिजाज हो, जब ये दानाई हो, तो फिर फैसलों का फुकदान भी नजर आएगा, और वो मुसलसल आ रहा है। यही वजह है कि पीटीआई बिखर रही है। पीटीआई के अंदर कोई विजन मौजूद नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, बस नारे हैं। बस चंद जो नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए गुमराह किया गया था, तो बस नारों और हुल्लड़बाजियों पे उनको लगा लिया था और पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। देखिए, हर इस तरह के मोमेंट्स जब आते हैं तो उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 साल हो सकती है। एक जज्बाती फजा होती है, उसमें नौजवान चले जाते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो अपने आप को संभालते हैं और फिर उससे निकल आते हैं। अब मेरे ख्याल में उस फेज में हम दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं। जो जज्बाती फजा पैदा की गई थी खुसूसन नौजवान नस्ल के ज़हनों में, उससे अब वो निकलने लगे हैं। यानी ये बहुत सिग्निफिकेंट है ये हरीपुर का इलेक्शन जो है। वरना एक लहर उठी थी, उसके सामने तो आफ्ताब शेरपाव भी हार गए थे, मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, गुलाम बिलोर सारे हार गए थे। फिर एक आम नौजवान जिसकी उम्र भी कम है, जो बिल्कुल नौजवान है, ना तजुर्बाकार तो हम नहीं कह सकते, पहले भी मुंतखब हुए, लेकिन अगर उस नौजवान को इतना बड़ा वोट मिलने लगा है तो ये एक इंडिकेशन है और ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम उस फेज में पहला कदम रख चुके, उस जज्बाती फजा से निकलने और दानाई और संजीदगी की तरफ जाने में। अच्छा हमारे साथ एक चीज़ आपने अभी बात की है जवानों की भी, तो यकीनी तौर पे पीटीआई बड़ा इस पर नाज करती थी कि जो जवान है वो हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो मौजूदा रिफ्ट है, जो उनकी इंतशारी सियासत है, तकसीम की सियासत है, हमने देखा कि फिर नौजवानों ने भी जो है वो इनसे काफ़ी मुतनफ़िर हुए हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इनकी अपनी कोई वाज़ेह राय हमें नज़र नहीं आती, और आज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं बने। तो फ्यूचर क्या है फिर पीटीआई का? देखिए, फ्यूचर क्या है, वो तो एक जज्बाती फजा पैदा की गई थी, और नौजवान, चूंकि नौजवानों में दानाई और समझदारी का कदर फुकदान होता है कम उम्री में, वो अब उस फेज से निकल गए हैं या निकल रहे हैं। अब तो आप उनको ज्यादा देर तक जज्बाती नहीं बना सकेंगे। अब तो वो हकाइक होंगे, को देखेंगे, हकाइक हमारे सामने। यानी खैबर पुख्तनख्वा में 12-13 साल से उनकी हुकूमत है कि अब अमन व अमान के हवाले से खैबर पुख्तनख्वा तारीख के बदतरीन दौर से और हमारी तारीख के बदतरीन दौर से नहीं गुजर रहा है कि अब माली तौर पर सूबा कभी इस हद तक दिवालिया हो चुका था। 800 अरब का मकरूज सूबा, क्या पहले कभी ऐसा हो चुका था? इसी पीटीआई के दौर में हुआ। इसी पीटीआई के दौर में 40 अरब का सिर्फ एक कोहिस्तान स्कैंडल आया। इसी पीटीआई के दौर में सीएनडब्ल्यू और पोस्टिंग ट्रांसफर पे और क्या क्या खौफनाक और मेगा स्कैंडल्स आए। क्या इसी पीटीआई के दौर में मालम जबा, सुनामी, बिली एंट्री,
BRT और कौन कौन से स्कैंडल्स नहीं आए, क्या इसी PTI के दौर में गवर्नेंस बदतरीन सूरत हाल से दो चार नहीं है? तो जब ये सब कुछ इसी PTI के दौर में हो रहा है, इसी PTI के हाथों हो रहा है और गुज़श्ता 10-12 साल से हो रहा है, तो आखिर कब तक एक जज्बाती फजा से आप वोट न छोड़ेंगे? वो जज्बाती फजा मेरे ख्याल में उसका दम खम निकलने लगा है। अब वो अगर PTI संजीदगी की तरफ आए, डिलीवरी की तरफ आए, गवर्नेंस की तरफ आए, तहजीब की तरफ आए, तो फिर वो सरवाइव कर पाएगी। वरना वक्त PTI से निकलने लगा है और मजीद इस तरह की सियासत के इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाफिज एहसान साहब, सर पार्लिमानी कमेटी से ये लोग निकल गए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ये लोग हिस्सा नहीं बनते, सड़कों पे जो सियासत है वो भी लोगों ने जो है वो इनकारी हो गए हैं, आवाम उनका साथ देती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो अवामी तायद है वो हमें हुकूमत की जानिब दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत पहले 26वीं फिर 27वीं आईनी तरमीम लेकर आई और अब 28वीं आईनी तरमीम के बारे में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। गो के आज तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वजीर ने इसकी तायद नहीं की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन उससे कबल दीगर वफाकी वज़रा इस पर बात कर चुके हैं कि अगर निज़ाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी हुआ तो हम 28वीं भी लेकर आएंगे। तो एक राह हमें हमवार होती हुई नजर आ रही है। पहले इस पर बात कर लीजिएगा। दूसरा ये, फिर आपके नज़र में PTI का मुस्तकबिल क्या है, ये कैसे आगे बढ़ेगी ये जमात? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिक्स करती है तो बुनियादी तौर पे उसका काम ये होता है कि या वो गवर्नमेंट में आके लोगों के लिए खिदमत करे, जी और जो भी उसका मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के मुताबिक जो है उस इलाके के लिए या मुल्क के लिए खिदमत करे। दूसरा उसके साथ होता यह है कि अगर आप हुकूमत में नहीं आते तो आपका काम है ऑपोजिशन में, और ऑपोजिशन के अंदर आपका काम है क्रिटिसाइज करना, कमेटीज में बैठना, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज है, लेजिस्लेशन का हिस्सा बनना, और गवर्नमेंट अगर वो काम कर रही है तो उसको असेंबली के अंदर बैठ के जो है उसको अपोज करना और उसके लिए काउंटर प्रपोजल्स लेके आना। अब अनफॉर्चुनेटली अगर पिछले तकरीबन 18 साल की हिस्ट्री की जाए तो बावजूद इसके कि PTI ने 2006 के अंदर जो COD हुआ उसको एंडोर्स किया, 2007 के बाद जब जनरल मुशर्रफ वाला मामला इस मुल्क के अंदर आया और हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले गए तो PTI ने इसका बायकॉट कर दिया, और एक अच्छी पार्टी जो थी जो अपने आप को समझती थी कि हम जो हैं वो कॉमन मैन के इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं, इतने बड़े प्रोसेस से जो है वो बाहर निकल गई। फिर उसके बाद जब 2013 के अंदर इलेक्शन आए तो उसके अंदर आपने देखा है कि जिस दिन से इलेक्शन हुआ है उसको डिस्क्रेडिट किया गया, और उसके बाद वो धरने वाले मामला आ गए, फिर असेंबली से होने वाला मामला आ गया। इवन इस मुल्क के अंदर चाइनीज सिटीजन ने था उसको भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो आए और इस मुल्क के अंदर जो है लोगों जी। सर आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं हमाद साहब की जानिब फिल वक्त जाऊंगी। हमाद साहब, अभी हाफिज एहसान साहब ने ये बात की है कि जाहिर सी बात है अगर आप हुक्मरानी में नहीं आते तो फिर आपका काम है कि आप एक ग्रेसफुली अपोजिशन करें और हुकूमत पे तनकीद करें जहां तनकीद बनती है, लेकिन हमें PTI बतौर अपोजिशन भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, क्या ऐसा ही है? देखिए 1990 में इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी को बहुत कम सीटें मिली जी। जब सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया गया तो बहुत से मेंबरान ने कहा कि हमारे साथ धांधली हुई और हम मुस्ताफी हो जाएंगे असेंबली से। लेकिन बेनजीर भुट्टो मरहुमा बहुत दाना खातून थी, उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर से तो हिरगिज नहीं निकलूंगी, मैं जाकर बैठूंगी, मैं अपोजिशन करूंगी। बेनजीर भुट्टो साहिबा अपने मेंबरान को लेकर आई और असेंबली में बैठ गई और आईन और कानून के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, मुल्क की इस्तेहकाम और स्टेट की पॉलिसी के हवाले से वो अपोजिशन करने लगी। 2-2.5 साल गुजरे, उनके लिए बेहतरीन हालात पैदा हुए, असेंबलियां टूट गई, दोबारा बेनजीर भुट्टो साहिबा इक्तिदार में आई। लेकिन यहाँ पर चूंकि वहां पर एक दानाई थी, एक सियासी विजन था उनके यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये है कि जश्न होगा। पहले जब इक्तिदार में थे तो कहते थे कि डी चौक पर आज शाम को जश्न होगा। 14 अगस्त से 3 महीने पहले कहता था कि 14 अगस्त की शाम को नौजवान मोटरसाइकिलों पर निकले और ये करे वो करे, यानी ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। क्रिकेट का मैच होता था
اس کو بھی ہلڑ بازیوں میں تبدیل کرتا تھا. جب وہ مشکل وقت آیا تو روز روز اپنی صوبائی حکومت کو یہ کبھی نہیں کہا کہ فلاں پروجیکٹ شروع کرے. پنجاب کو دے کے وہ یہ کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پنجاب نے ایسا پروجیکٹ شروع کیا, یہ پروجیکٹ شروع کیا, یعنی وہاں وہ کوئی ہدایات اس حوالے سے نہیں دی. ہدایات بھی پہلے گنڈاپور کو بلاتے تھے, کہتے تھے کہ احتجاج روانہ کرے, جلوس روانہ کرے, ہلڑ بازی کرے, فساد کرے. اب سہیل افریدی کو اس طرح کے پیغامات بھیج رہا ہے. سہیل افریدی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. جس دن وہ ملیں گے تو اس میں کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہوگا کہ وہ پختون اور پختونخوا کے عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بات کریں گے کہ بھئی آپ کے ہاسپٹلز کی کیا حال ہے, اتنی بڑی کرپشن کیوں ہو گئی, آپ نے کس کس کو گرفتار کیا, آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ کے منصوبے اور آپ کے پروجیکٹس کیا ہے. یہ بات نہیں ہوگی. یہ بات ہوگی کہ آپ کب احتجاج کریں گے, آپ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فساد کرے, آپ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ ہولڑ بازی کرے, آپ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ دنگا کرے. تو یہی سیاسی جماعت ہے اور یہی عمران خان کی سیاست ہے. ہم بار بار ان کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ نکلے اس سے, آپ سیاست کی طرف آ جائے, آپ کی پولیٹیکل سروائیو اسی میں ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو ہری پور کے جو نتائج آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہے, یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. لیکن اس کو سمجھے کون, اس کو کون سمجھے گا, اس کو کیا وہ لوگ سمجھ پائیں گے جن کی سیاست احتجاج سے شروع کر احتجاج پہ ختم ہو جاتی ہے, اور جن کی سوچ عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ختم ہو جاتی ہے. کبھی ان لوگوں نے جمہوریت کی بات نہیں کی, کبھی آئین و قانون کی بالادستی کی بات نہیں کی, کبھی اسٹیٹ پالیسی میں کوئی ان پٹ نہیں دیا. کبھی کہتے ہیں جا کر ہم افغانستان سے بات کریں گے, او بھائی آپ ایک صوبہ ہے, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. تو حماد صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں جس مقبولیت کی گراف کی یہ بات کیا کرتے تھے, اب وہ زمین بوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ گورننس, بیڈ گورننس کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. نئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے, اس سے 5-6 کروڑ جو عوام ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کی مسائل کا کوئی حل نکالیں گے. لیکن وہ آئے روز اڈیالہ کے باہر ہمیں ملتے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کا مطمع نظر آپ کو کیا نظر آتا ہے سر؟ اور جو مقبولیت کی وہ بات کرتے ہیں وہ کیا انٹیکٹ رہے گی؟ دیکھیں, ایک پروٹیسٹ ایڈکشن ان کی پالیسی تھی کہ بس نوجوانوں کو اس پروٹیسٹ کے اس سے او پی ایم سے ایڈکٹ کر لے, یہ ان کو کھلاتے رہے اور وہ آپ کی جماعت کو زندہ رکھیں گے. لیکن وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ بابر نواز جیتے ہیں یا شہرناز عمر ایوب جیتتی ہے. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت بڑا ووٹ استعمال ہوا, بہت طاقتور ووٹ بینک سامنے آ گیا. اب چونکہ بہت نیک ٹو نیک مقابلہ ہے, اب چند سو ووٹوں سے ایک بھی جیت سکتا ہے, دوسرا بھی جیت سکتا ہے. لیکن یہ جو مخالفانہ ووٹ آیا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پھر کہاں سے آیا. یہ وہی احتجاج کا ووٹ ہے, یہ اسی پروٹیسٹ کا ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے. یہ اسی بیڈ گورننس کا رد عمل ہے, یہ اسی تباہ ہوتے صورتحال کا رد عمل ہے, یہ اسی امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا رد عمل ہے, یہ بدترین بے روزگاری اور بدامنی کا رد عمل ہے. اب یہ رد عمل جو ہے وہ ایک تعبیری ووٹ بینک کی طرف جانے لگا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حماد صاحب, ظاہر سی بات ہے عوام بھی دیکھ رہے ہیں, عوام کی بار بار بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ یہ بجا طور پہ یہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ قانون سازی نہ صرف کریں گے بلکہ ان کے مسائل کا بھی کوئی حل نکالیں گے اور وہ سارے کام کریں گے جس سے عوام کی زندگی آسان ہو سکے. ایک طرف ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں, پنجاب کے لیے وہ کس قسم کے اقدامات لے رہی ہیں, کتنی ایکٹیو ہیں. ابھی حال ہی میں جو سیلاب کی صورتحال تھی اس میں وہ دن رات عوام میں موجود رہیں. اس طرح کا کوئی سبق ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت سیکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پر وہ اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے. دیکھیں, پنجاب میں جب سیلاب آیا تو اس سے چند دن پہلے پختونخوا میں کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا اور بنیر ضلع بری طرح ڈیمیج ہوا تھا اور پھر سوابی کا گدون علاقہ بھی. لیکن بنیر میں جب کلاؤڈ بسٹ ہوا اور شہادتیں بھی ہوئی, نقصانات بھی ہوئے, تو گنڈاپور صاحب بہت آرام سے اپنے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھے ہوئے تھے.
हम चीखते रहे कि भाई आप फौरी तौर पर वहां पहुंचे, सूरत-ए-हाल बहुत खराब है, और वो कई दूसरे तीसरे दिन फिर एक ही सूबे में, जिस हमाद सूबे साहब के उनका वो चीफ फोकस उस वक्त भी एग्जीक्यूटिव। जलसे था, जी उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका फोकस जलसे मुनक्किद करवाना था। जलसे पे, जलसों पे, एहतजाजों पे, और फिर बहुत देर से पहुंचे और कोई खास मदद भी नहीं की। मदद की तो एएनपी के वर्करों ने और उनके खुदाई खिदमतगार तंजीम ने मदद की तो जमीयतुल उलमा इस्लाम के अंसारुल इस्लाम वालों ने मदद की तो मकामी और दूसरे इलाकों के रजाकारों ने मदद की। तो लेकिन लेकिन पीटीआई ने उसमें क्या किरदार अदा किया? क्या बुनेर के लोग अब उनसे खुश होंगे? क्या सवाबी गदू तो के हमाद लोग साहब उनसे खुश फिर ये होंगे? बात समझना कदरे आसान हुई ना कि जाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए उनकी गिरफ्त कमजोर होती जा रही है क्योंकि वहां पर कुछ डिलीवर नहीं हुआ, और पंजाब की हुकूमत ने दिन रात डिलीवर किया, ये कहने की बात नहीं है, नजर भी आ रहा है। और हमें वजीर आला पंजाब जिस अंदाज में फोकस होती हुई नजर आती हैं, दिन भर उनके जो फोकस यही रहता है कि किस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने ये कहा कि जो अपर लेवल की करप्शन है उस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन निचले लेवल पर जो करप्शन है उस पर अभी काबू पाना बाकी है। बड़ी हकीकत पसंदाना उनकी अप्रोच है। अवाम जो आज निकले हैं उनके लिए, मुस्लिम लीग नून को जो वोट दे रहे हैं, ये उसी एतमाद का इजहार है ना जो उन्होंने डिलीवर किया है। देखिए, डिलीवर तो किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर वज़राए आला में किसी ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वो मरियम नवाज है। और वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी, उनका तजुर्बा भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा भी नहीं था। हालांकि गंडापुर इससे पहले सूबाई वजीर भी रहे थे, मरकजी वजीर भी रहे थे, और फिर कहीं जाकर चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन उसके वजारत आला में से क्या निकला? उसके वजारत आला में से कभी 26 नवंबर निकलता, कभी कोहिस्तान स्कैंडल निकलता, कभी सीएनडब्ल्यू स्कैंडल निकलता, कभी हुल्लड़बाजियां फसादे निकलती। ये थी उनकी वजारत आला। मरियम नवाज ने संभाला और पहली मर्तबा आई तो इम्कान नहीं था कि वो इतनी अच्छी तरह से डिलीवर कर सकेंगी, लेकिन उन्होंने हमारे साहब हैरत मुझे अंगेज कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो करना चाहती थी, उन्होंने करके दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि फिर कोई अमर माने नहीं है अगर आपका ये पूरी तौर पे अगर आपकी तवज्जो हो और आप चाहते हो डिलीवर करना। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, इन डिटेल आपने तजिया दिया। और हाफिज एहसान खोखर साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नताइज के आने का सिलसिला जारी है, हतमी तौर पर जूं जूं मुरतब होते जाएंगे हम अपने नाज़रीन के साथ इनको भी शेयर करते जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त फिल वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।